हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम कवर करने वाले हैं डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग की यूनिट नंबर 2। और उस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एकेटीव एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है वेयर हाउस स्ट्रैटेजी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द आउटलाइंस द सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर स्टोरिंग, एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन डेटा वेयर हाउसेज टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। हम ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे अपने डेटा वेयर हाउस पे ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएँ, उसको स्केलेबल बना पाएँ और जो डेटा स्टोर्ड है उसको एक्सेसिबल कर पाएँ बहुत जल्दी। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स आते हैं: सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग और हाइब्रिड वेयर हाउसिंग। तो सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग क्या होती है? द डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल सेंट्रल लोकेशन, प्रोवाइड्स डाटा कंसिस्टेंसी, इजी मैनेजमेंट एंड यूनिफॉर्म सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब जैसे कि डाटा हमारा एक ही जगह पर, सिंगल जगह लोकेशन पर स्टोर्ड है, तो इसकी वजह से हमारी डेटा कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, इजी मैनेजमेंट हो जाता है डेटा का, और सिक्योरिटी जो है वो भी इंप्रूव हो जाती है। जो सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं जिनकी सिंगल रिपोजिटरी में डेटा स्टोर रहता है और जिनका डेटा बहुत कम रहता है। ऑर्गेनाइजेशंस विद सिंगल डेटा रिपोजिटरी एंड लेस डेटा यूज दिस काइंड ऑफ सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी। दूसरी आती है डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी। नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारा जो डाटा है वो अलग अलग जगह पर स्टोर्ड होगा। डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल फिजिकल और लॉजिकल लोकेशंस, इंप्रूव फॉल्ट टॉलरेंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन। फॉल्ट टॉलरेंस से मतलब ये है कि अगर डाटा एक जगह पर कोई रिक्वेस्ट जाती है तो वो अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ से जल्दी एक्सेसिबल हो सकता है तो वहाँ से तुरंत डेटा हम फेच कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डाटा रेप्लिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन फॉर डाटा कंसिस्टेंसी। अब हालांकि जो हमारा डेटा है वो अलग अलग लोकेशन पर स्टोर्ड है, तो हमको डेटा को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक जगह पर हम डाटा अपडेट कर रहे हैं तो वो दूसरी जगह पर भी अपडेट होना उसका बहुत ही ज़रूरी है। अब तीसरी वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजी आती है हाइब्रिड वेयर हाउसिंग। अब हाइब्रिड वेयर हाउसिंग क्या होती है? जो सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग के फीचर्स होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग के फीचर्स होते हैं, इन दोनों को मिलाने के बाद हमको एक वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी मिलती है जिसका नाम होता है हाइब्रिड वेयर हाउसिंग। तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया है। ये वाले जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं और इसके डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग के पॉइंट्स हैं, आप इन दोनों को मर्ज करके सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग में हाइब्रिड वेयर हाउसिंग में लिख सकते हैं। अब हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है इसमें, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल एंड डेटा वेयर हाउसिंग। अच्छा, नाम से ही पता चला, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। Client server computing model is a distributed architecture where a client sends a request to the server and in return the server gives the response back to the क्लाइंट। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक क्लाइंट है, वो इंटरनेट के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, और सर्वर इंटरनेट के थ्रू एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है वापस क्लाइंट को जो उसने रिक्वेस्ट की थी। तो यही एक होता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। ठीक है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन डेटा वेयर हाउसिंग बाय प्रोवाइडिंग एफिशिएंट डाटा एक्सेस एंड प्रोसेसिंग अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स। अब भाई फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में ऐसा तो होता नहीं कि फॉर एग्जांपल आप हैं तो आपने भी डेटा वेयर हाउस एंड मैनेजमेंट के बारे में सर्च कर रहे हो और दूसरा इंसान भी डेटा वेयर हाउस एंड मैनेजमेंट के बारे में अगर सर्च कर रहा है, तो एक साथ इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्वर एक ही टाइम पे बहुत सारे रिस्पॉन्सेस दे सकता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? क्लाइंट, द फ्रंट एंड एप्लीकेशन यूज्ड बाय बिजनेस फॉर इंटरेक्शन विद द सर्वर थ्रू इंटरनेट। अब क्लाइंट क्या होता है? जो फ्रंट एंड होता है जहाँ से आप इंटरेक्ट करते हैं एक सर्वर को, तो वो आपका क्लाइंट होता है। दे इंक्लूड एसक्यूएल क्वेरी टूल्स, बीआई डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग टूल्स। दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा सर्वर, द बैकएंड सिस्टम दैट प्रोसेसेस ऑल द रिक्वेस्ट गिवन बाय द यूजर/क्लाइंट। क्लाइंट को हम यूजर भी कह सकते हैं। एंड प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेरी आस्क्ड। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई एक क्वेरी लिखी डाटा वेयर हाउस के अंदर कि हमको ऐसे ऐसे ये चीज़ें चाहिए, तो क्या करता है सर्वर? उस क्वेरी को प्रोसेस करता है और उस क्वेरी के अकॉर्डिंग जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है उस रिक्वेस्ट को वापस एक रिस्पांस में कन्वर्ट करके बैक टू द क्लाइंट को दे देता है। अच्छा, अब ये जो क्वेरी और जनरेट होती है क्लाइंट की तरफ से, वो जाती है सर्वर को और सर्वर उस क्वेरी का रिस्पांस देता है क्लाइंट को। तो इसके कनेक्शन जो है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। तो नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क? तो नेटवर्क इज़ द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो अब हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है वो इंटरनेट के थ्रू जाती है सर्वर के पास और सर्वर उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वो वापस इंटरनेट के थ्रू ही रिस्पॉन्स बन के क्लाइंट के पास आ जाती है। तो यहाँ पर इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बिना इंटरनेट के क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल एकदम बेकार सा है। अच्छा, अब एडवांटेजेस क्या हो जाती हैं
क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का, तो एडवांटेजेस हमारी होंगी, सर्वर्स कैन बी स्केलेबल डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है तो हम अपने सर्वर्स को स्केलेबल कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस फ्रॉम वेरियस लोकेशंस। अब कोई इंसान मुंबई में बैठ के, कोई इंसान उत्तर प्रदेश में बैठ के सेम ही डाटा को अलग अलग जगह से लोकेट एक्सेस कर पाएगा बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, रिड्यूसेस लोड ऑन क्लाइंट सिस्टम। अचानक से अगर आपने बहुत ज़्यादा डेटा को, रिक्वेस्ट को जनरेट कर दिया तो धीरे धीरे करके आपके पास एक एक करके जो डाटा है वो सर्वर के थ्रू आपके पास आता रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल प्रोसेसर एंड क्लस्टर सिस्टम। अच्छा, नाम से ही पता चला, पैरेलल प्रोसेसर एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो एक बड़ा टास्क है वो छोटे छोटे चंक्स में या पार्ट्स में डिवाइड होके अलग अलग प्रोसेसर्स के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है या पूरा किया जाता है। सो इट इज़ अ टेक्निक टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी ऑफ डेटा वेयर हाउस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क अमंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। डायग्राम से समझ में आ रहा है कि एक बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उसको एक मल्टीपल चंक्स में या छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके अलग अलग प्रोसेसर्स के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ कर सके। पैरेलल प्रोसेसिंग। अब पैरेलल प्रोसेसर के अंदर भी हमारे पास 3 टाइप की प्रोसेसिंग होती हैं। नंबर 1 होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, ब्रेकडाउन ऑफ टास्क इनटू स्मॉलर सब टास्क दैट रन पैरेलल इन मल्टीपल प्रोसेसर्स। जैसा कि डायग्राम में ये दिख रहा है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप AKTU के एग्जाम्स लिख रहे हैं तो डायग्राम से बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि एग्जामिनर पढ़ता कम है, वो डायग्राम देख के ही नंबर देने लगते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो पढ़ें आपने क्या लिखा है, तो उन्होंने डायग्राम देखा कि हाँ अच्छा चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं, तुरंत आधे से ज़्यादा आपको नंबर वहीं पर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है हमारा सिस्टमैटिक मल्टी प्रोसेसिंग, SMP जिसको कहते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर शेयर अ सिंगल मेमोरी एंड वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट टास्क। अब अलग अलग प्रोसेसर्स रहते हैं, CPU 1, CPU 2, CPU 3, उनके पास एक शेयर्ड मेमोरी रहती है और ये सारे CPU अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनकी जो मेमोरी रहती है वो शेयर्ड रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा मैसिवली पैरेलल processing, MPP. Each processor has its own memory and operates independently. अब अगर हम इनपुट देते हैं तो हर इनपुट जो है अलग अलग मेमोरी स्पेस में जाने के बाद प्रोसेस होता है और उसका एक आउटपुट मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारा काम है वो फास्टर रेट पे हो जाता है। तो हमारे पास पैरेलल प्रोसेसर के अंदर 3 आ जाते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। अच्छा, अब बात करते हैं क्लस्टर सिस्टम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्लस्टर का मतलब होता है इकट्ठा होना। कई सारे डॉट्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब उनको हम क्लस्टर बोलते हैं। तो अगर हम कंप्यूटिंग के भाषा लैंग्वेज में बात करें तो अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स और नोड्स दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम। बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं जो कंप्यूटर वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और एज अ सिंगल यूनिट जब वो काम करते हैं तब उसको हम कहते हैं क्लस्टर्स कंप्यूटिंग या क्लस्टर सिस्टम। ईच कंप्यूटर स्लैश नोड हैज़ इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओन स्टोरेज। अब जाहिर सी बात है, अब कंप्यूटर है तो उसका एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके स्टोरेज और कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे, और उसके अलग अलग स्टोरेज होंगे। डायग्राम थोड़ा सा बना लेना तुम, क्योंकि मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। एक इनपुट जाएगा जो अलग अलग इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, 3, 4, 5 जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे ही रिक्वेस्ट आती है या कोई इनपुट मिलता है वो प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हो जाएंगी? एडवांटेज हैं कि इंक्रीज परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स रहते हैं, मल्टीपल सिस्टम रहते हैं। जो प्रोसेसर जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है वो इस टास्क को बहुत ईजिली कन्वर्ट कर देता है या ईजिली एग्जीक्यूट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। हाई अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। अवेलेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है कि अगर कोई भी कंप्यूटर या सिस्टम एक टाइम पे फेल हो रहा है तो दूसरा कंप्यूटर उस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है बहुत आसानी से, तो उसकी वजह से हमारा हाई अवेलेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्केलेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास जब मल्टीपल सिस्टम्स हैं तो हम जो अपना डाटा है उसको अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगली हमारी टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS इम्प्लीमेंटेशन एंड वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर। अब नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS, DDMWS। ठीक है, तो मैनेजेस डेटाबेस दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। अब ये क्या करता है कि उन डेटाबेसेस को मैनेजेस करता है जो अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंश्योर्स डेटा कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी एंड एक्सेसिबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ द स्टोरेज लोकेशन। अब
कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज जो होती हैं उनका जो स्टोरेज लोकेशन होता है वो अलग अलग जगहों पे होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस क्या करता है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चेंज अपने मुंबई वाले डाटा वेयरहाउस में किया, तो वही सेम इम्प्लीमेंटेशन आपके अमेरिका या और दूसरी जगह लोकेशन पे स्टोर्ड डाटा वेयरहाउस में जो डाटा है वहाँ पर वो चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अब अगर इसकी फीचर्स की बात कर लें तो हमारे पास सबसे पहले आता है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स इन डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, डाटा इज कंसिस्टेंट एवरीवेयर इट इज स्टोर्ड, यूजर इंटरेक्ट विद इट एज अ सिंगल डेटाबेस। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर्ड रहता है, लेकिन जब यूज़र उससे इंटरेक्ट करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ना होने के बावजूद भी वो एक सिंगल यूनिट की तरह परफॉर्म करता है। रेप्लिकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, डेटा कैन बी कॉपीड और फ्रेगमेंटेड फॉर रिडंडेंसी एंड एफिशिएंसी अक्रॉस डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस। अब जाहिर सी बात है कि अगर डेटा अलग अलग लोकेशन पे प्रोवाइड मौजूद है तो वो रिडंडेंट भी हो सकता है और उसको हम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेटा का सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारा है वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर। वेयर हाउसिंग की कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि सबसे पहला है अपाचे हडूप। तो इट इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। दूसरा हमारा है अमेजॉन रेडशिफ्ट, इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड डाटा वेयर हाउस सर्विस। और तीसरा है हमारा स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक एक स्कीमा भी है, डेटा वेयर हाउस स्कीमा भी है, और दूसरा एक सॉफ्टवेयर वेयर हाउस का सॉफ्टवेयर भी है। इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड डाटा प्लेटफॉर्म दैट सेपरेट्स स्टोरेज एंड गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन परफॉर्मेंस। ठीक है। और इसके एडवांटेज जो हैं तो आप लोग वो खुद से ही लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है वेयर हाउस स्कीमा डिज़ाइन। अब नाम से ही पता चल रहा कि अगर हम किसी चीज़ का स्टोरेज करते हैं तो सबसे पहले हमको उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से स्टोर कर पाएंगे, इस स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कर पाएंगे, ताकि जो हमारे डेटा की एक्सेसिबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, उसको हम इंक्रीज़ कर पाएँ। It defines how data is organized within the data warehouse, determines the relation between the tables in which the data is stored and how they are related to each other. अब जाहिर सी बात है कि अगर अलग अलग जो डेटा है वो अलग अलग टेबल्स में स्टोर्ड रहता है, अब किस डेटा का कौन सी टेबल से रिलेशन है वो हमको अच्छे और स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन से ही पता चल पाएगा। अब आप ये मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल आपका एक कमरा है जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें बिखेर के रखी हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। वहीं पर अगर आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने रूम को ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आपको पता होगी कि हाँ, इस सेक्शन में हमको डाटा हमारा ये या हमारी वो चीज़ मिल सकती है। तो यहाँ पर वही एडवांटेज मिलती है कि वाई डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डिज़ाइनिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन डेटा वेयर हाउस। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस स्कीमास में क्या होते हैं, आपकी नंबर 1 पर आता है स्टार स्कीमा। इट हैज़ अ सेंट्रल फैक्ट टेबल दैट इज़ कनेक्टेड विद मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स। एक स्टार शेप में रहता है जिसमें आपका एक सेंट्रल फैक्ट टेबल रहता है, जहाँ पर आपके वो मेन एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे सेल्स आईडी, कस्टमर, प्रोडक्ट, और उनकी एक अलग अलग डायमेंशन टेबल्स होती हैं, जिसमें से उनके जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है तो उसकी एक डायमेंशन टेबल रहेगी, वो प्रोडक्ट टेबल के अंदर प्रोडक्ट के ही एट्रीब्यूट्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें कस्टमर है तो इसमें कस्टमर के एट्रीब्यूट रहेंगे, इसमें सेल्स है तो सेल्स के एट्रीब्यूट्स रहेंगे, और डेट तो डेट के एट्रीब्यूट रहेंगे। अगला हमारा स्कीमा रहेगा स्नोफ्लेक स्कीमा। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा वेयर डायमेंशन टेबल्स आर नॉर्मलाइज इनटू सब डायमेंशन टेबल्स। अब नॉर्मलाइज का मतलब क्या है कि जो हमारे डायमेंशन टेबल हैं वो सब डिवाइडेड हो जाती हैं स्मॉल स्मॉल सब डायमेंशन टेबल्स में। अब होता क्या है कि हमारे पास एक फैक्ट टेबल रहती है जिसकी मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स रहती हैं, और उन डायमेंशन टेबल्स की खुद एक सब डायमेंशन टेबल्स मौजूद रहती हैं, जिनके बारे में हम और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स पा सकते हैं। तीसरा हमारा रहता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। ठीक है। फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा क्या होता है, इसको हम गैलेक्सी स्कीमा के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कॉम्प्लेक्स स्कीमा विद मल्टीपल फैक्ट टेबल्स कनेक्टेड विद मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स। होता क्या है कि इसमें जो बहुत सारी फैक्ट टेबल्स रहती हैं, और वो मल्टीपल फैक्ट टेबल्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीपल डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड रहती हैं। फॉर एग्जांपल ये फैक्ट टेबल की 2 डायमेंशन टेबल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये जो डी लिखा है ये हमारे पर डायमेंशन टेबल्स हैं, और एफ वाली हमारी जो है फैक्ट टेबल्स हैं। अब हम बात करेंगे वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस।
उसके अंदर हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ETL मैनेजमेंट। ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। अब हमारा जो डाटा रहेगा, पहले हम बहुत सारे जो डाटा का कलेक्शन रहता है उससे हम यूज़फुल डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस यूज़फुल डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपडेट करेंगे, और उस अपडेट करने के बाद डेटा को हम अपने डेटा वेयर हाउस में लोड करेंगे। तो ETL इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा वेयर हाउस एंड मैनेजमेंट। दूसरा होता है डेटा क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारा डाटा जो अवेलेबल रहता है, तो हमको अपने अकॉर्डिंग डाटा को वैलिडेट करना पड़ेगा, और डाटा को जो डुप्लीकेट डाटा रहेगा उसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम डुप्लीकेट डाटा को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे डेटा वेयरहाउस का जो स्पेस है, मेमोरी है, वो अननेसेसरी भर जाएगी, जिसकी वजह से हम जो एक्स्ट्रा और अपडेट परफॉर्मेंस जो कर सकते हैं डेटा वेयरहाउस के अंदर, वो हमारी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो डेटा क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं। वैलिडेशन चेक्स, पहले हम चेक करते हैं कि जो डाटा हमारे अंदर हम डाटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर करने वाले हैं वो सही है कि गलत है, उसकी वैलिडेशन को चेक करते हैं। और दूसरा चेक करते हैं डाटा डुप्लीकेशन, कि अगर वही डाटा, सेम डाटा पहले से ही डेटा वेयरहाउस के अंदर प्रेजेंट है तो हम उस डेटा को अपडेट या तो कर देंगे या फिर उस डाटा को वहीं से रिमूव कर देंगे। तीसरा होता है बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस। अब हालांकि आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बैकअप एंड रिकवरी। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा अपने ड्राइव पे अपलोड किया और गलती से आपकी ड्राइव वो डिलीट हो गई, या गलती से आपने वो डाटा जो है अपने सिस्टम पर से डिलीट कर दिया, तो आपका जो बैकअप है वो ड्राइव पे अपलोडेड रहेगा, और बाद में आप जब चाहें उस ड्राइव के थ्रू उस डेटा को वापस पा सकते हैं। तो बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी इन डाटा वेयर हाउस, बिकॉज डाटा की लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तीसरा आता है हमारे सपोर्ट टूल्स। सपोर्ट टूल्स के अंदर आते हैं हमारे मॉनिटरिंग टूल्स और ETL टूल्स, जिसकी हम बात अभी ऊपर कर चुके हैं। मॉनिटरिंग टूल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो डाटा वेयर हाउस है उसकी हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएँ। तीसरी बात, अब अगला टॉपिक हमारा पर आता है वेयर हाउस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, वेयर हाउस की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्लानिंग स्टेप्स के बारे में। प्लानिंग स्टेप्स में सबसे पहले हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि हम किस लिए डाटा वेयरहाउस को बनाने वाले हैं। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए डाटा वेयरहाउस को बनाने के लिए। दूसरा क्या है, अब अगर हमारे पास जब रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी तो हम उसके डिज़ाइनिंग करेंगे कि हमको कितना अमाउंट ऑफ डाटा वेयरहाउस का कितना मेमोरी चाहिए, कितना उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, और अलग अलग चीज़ें जो डिज़ाइनिंग में हेल्पफुल रहेंगी। डिज़ाइनिंग करने के बाद हम उसमें यूज़ करेंगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो डाटा वेयरहाउस में डाटा को स्टोर करने में यूज़ आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना रिसोर्स एलोकेशन, कि जो डाटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है, उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको लोड किया है, अब उसको हम अपने रिसोर्सेज के थ्रू उस डेटा वेयरहाउस के अंदर पहुंचाने वाले हैं। और आखिरी में आता है डाटा माइग्रेशन। जब रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगा, उस रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू हम डाटा को माइग्रेट करके डाटा वेयरहाउस के अंदर पहुंचा देते हैं। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ की। पहले हमने प्लान कर लिया कि हमने डेटा वेयर हाउस को, हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइनिंग क्या क्या करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, रिसोर्स कौन से एलोकेट करेंगे, और डाटा माइग्रेशन करने के बाद हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल आपने सारी चीज़ें तैयार करके रखी, अब आपको सिर्फ चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। आप डेटा वेयरहाउस का एक डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करने के बाद आप टेस्ट करते हैं कि जो डाटा वेयरहाउस में आपने डाटा रखा है, क्या क्वेरी चलाने के बाद वो डाटा आपको मिल पा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम उसका डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करने के बाद हम डाटा को रेगुलरली चेक करते रहते हैं, उसको टेस्ट करते रहते हैं। जैसे ही हमारा टेस्टिंग और डेवलपमेंट फेज़ कंप्लीट हो जाता है, फिर हम उस डेटा वेयरहाउस को डिप्लॉय कर देते हैं कि हाँ, अब ये जो डाटा वेयरहाउस है इज़ रेडी टू यूज़, और हम इसके अंदर अपना जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको अच्छे से रख सकते हैं या उसको सेफली रख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। जब हमारा डाटा जो है हमारा डेटा वेयरहाउस में पहुंच जाता है, तब हमारा बस आखिरी काम यही बचता है कि हम उसको कंटिन्यूसली रेगुलरली चेकअप करते रहें, उसको मेंटेन करते रहें, और उसको मॉनिटर करते रहें कि जो डाटा, फॉर एग्जांपल डाटा जो आज है, अगले सेकंड वो अपडेट हो सकता है, और अपडेट होता ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि हर सेकंड हज़ारों में रील्स अपलोड होती रहती हैं, तो डाटा वेयरहाउस में क्या होता है कि उन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है और हर रात को डेटा को मेंटेन किया जाता है या अपडेट किया जाता है। तो यही कुछ थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाटा वेयरहाउस एंड मैनेजमेंट में यूनिट 2 के। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद लगा हो। अगर पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं जल्द ही यूनिट 1 की भी
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर AQ2 एग्जाम्स।